Please like, share and subscribe our channel Photon Boost. Also, do not forget to press the bell icon for further updates. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल फोटोन बूस्ट। मेरा नाम है यशपाल मीना और एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ हिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट 2 लेकर। कुछ निजी कारणों से मैं पार्ट 1 के बाद में लंबे समय तक वीडियो नहीं दे पाया था, मगर अब ऐसा नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट 2। वेलकम टू आवर चैनल फोटोन बूस्ट। इंट्रोडक्शन में आपको पहले ही दे चुका था, चैप्टर को मैं नट शेल्स में समझा चुका था कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। और अब यहाँ से हम आगे बात करते हैं। तो शुरुआत जो इस चैप्टर की होती है, नेशनलिज्म की बात हम लोग करेंगे गांधी जी के वापस आने से, भारत वापस आने से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गांधी जी जो हैं वो बैरिस्टर थे और साउथ अफ्रीका में थे, और 1915 में गांधी जी भारत वापस आए। 1915 में गांधी जी भारत वापस आने से पहले साउथ अफ्रीका में रेसिस्ट रेजीम जो थी, जो बेसिकली रेसिज्म करते थे। देखिए वहां पे एक बहुत ही अजीब सी पॉलिसी फॉलो होती थी, एपरेथेड की पॉलिसी। एपरेथेड है रंग भेद की नीति, यानी कि किसी को भी उसके कलर के आधार पे, उसके रंग के आधार पे, उसकी स्किन के कलर के आधार पे आप ऑप्रेस करते हैं। तो इस तरह की नीति को एपरेथेड कहते हैं, और ये नीति साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा फॉलो होती थी। और इसी रंग भेद की नीति के खिलाफ गांधी जी ने आवाज उठाई, और न सिर्फ आवाज उठाई बल्कि एक नया हथियार इन्होंने इन्वेंट किया। वैसे उसे हथियार बोलना ठीक नहीं होगा, एक नया तरीका, एक नया फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले का नाम था सत्याग्रह। सत्याग्रह बहुत ही कामयाब टेक्निक थी जो गांधी जी ने इन्वेंट की थी साउथ अफ्रीका के अंदर, आप ये कह सकते हैं। और बेसिकली ये कोई रॉकेट साइंस टेक्निक नहीं थी। इस टेक्निक के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। बहरहाल, तो सबसे पहली कंडीशन तो यह है कि हमें यह समझना जरूरी है कि 1915 जब गांधी जी भारत आए थे, उस समय भारत के हालात क्या थे। क्योंकि आते ही उन्होंने भारत की पॉलिटिक्स में सीधा एंटर नहीं किया। आने के बाद में वो साल 2 साल तक एक तरह से उन्होंने भारत भ्रमण किया, पूरे भारत में घूमे, लोगों की परेशानियों को समझा जो अलग अलग हिस्सों में रहते थे। तो उस समय भारत की पॉलिटिकल और सोशल कंडीशन क्या थी, ये हमें समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि वर्ल्ड वॉर सेकंड 1914 में शुरू हो गया था, आप सभी जानते ही होंगे। 1914 से लेकर तकरीबन 1918 तक ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के साथ में वर्ल्ड वॉर का एंड होता है 1918 में, और तब तक वर्ल्ड वॉर चला। तो वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ कि हालात काफी ज्यादा खराब हो गए। अब आप कहेंगे कि भारत सीधे तौर पे तो वर्ल्ड वॉर का हिस्सा नहीं था। जी हाँ, बिल्कुल भी सीधे तौर पे भारत वर्ल्ड वॉर का हिस्सा नहीं था, लेकिन भारत ब्रिटेन की एक कॉलोनी जरूर था, और ब्रिटेन सीधे तौर पे वर्ल्ड वॉर का हिस्सा था। तो भारत से जबरदस्ती रिक्रूटमेंट करके फौज में भारत के सैनिकों को वर्ल्ड वॉर में ले जाया गया। तो भारत जबरदस्ती एक तरह से सही, लेकिन हिस्सा जरूर था वर्ल्ड वॉर सेकंड का। अच्छा, वर्ल्ड वॉर सेकंड से भारत के ऊपर सीधे असर क्या पड़ रहे थे, जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन है वो भारत की क्या थी, वो हमें समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इंडियन सोसाइटी की हालत वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि देखिए जंग लड़ने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, और अंग्रेजों ने क्या किया कि पैसा भारत से खींचना शुरू कर दिया। उन्होंने टैक्सेस इंक्रीज कर दिए। 1913 से लेकर 1920 के दौरान टैक्सेस बहुत ही तेजी से इंक्रीज किए गए। न सिर्फ टैक्सेस बल्कि सभी चीजों के जो दाम हैं, जो प्राइसेस हैं, वो दुगने हो गए, डबल हो गए। और डिफेंस एक्सपेंडिचर जबरदस्त तरीके से बढ़ गया। डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ने से ही ये टैक्सेस और प्राइस डबलिंग एक तरह से हुई। उसके अलावा जबरदस्ती का जो रिक्रूटमेंट, जो फोर्स्ड रिक्रूटमेंट था भारत में, वो अंग्रेजों का जारी था। तो इसकी वजह से समस्याएं और ज्यादा खड़ी हो गई, लोगों के अंदर और ज्यादा गुस्सा था। कमाल की बात यह हुई कि उसी समय क्रॉप फेलियर भी हो गया कई जगहों में, भारत के कई हिस्सों के अंदर क्रॉप फेलियर हुआ और फेमाइन आ गया, यानी कि बहुत ही जबरदस्त किस्म का अकाल पड़ा, भुखमरी के हालात पैदा हो गए। 1918 से लेकर 1919 और 1920 से लेकर 1921 तक ये जो फेमाइन वाली कंडीशंस है ये बनी रही। इस समय जबरदस्त किस्म का क्रॉप फेलियर, यानी कि जो फसलें हैं वो बर्बाद हो गई, बरसात के कम होने से या ना होने से, आप ये कह सकते हैं। और कुछ हिस्सों में इन्फ्लुएंजा और प्लेग जैसी एपिडेमिक्स फैल गई।
इन्फ्लुएंजा और प्लेग उस समय इनका इतना प्रोमिनेंट इलाज नहीं हुआ करता था, क्योंकि जो मेडिकल साइंस है वो इतनी उन्नत नहीं थी। इससे एक पूरा वाइड स्प्रेड एंगर फैल गया, मतलब बहुत ही जबरदस्त तरीके से गुस्सा जो है भारत के लोगों में फैल गया। हम जो टॉपिक्स लेंगे आज के वीडियो में, जो हमारे मेजर टॉपिक्स रहेंगे, वो रहेंगे द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, द रॉलेट एक्ट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इन 3 टॉपिक्स को लेकर हम बात करेंगे। ये 3 बहुत ही मेजर हिस्से हैं नेशनलिज्म इन इंडिया के, तो आप इन्हें ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं द आइडिया ऑफ सत्याग्रह के बारे में। देखिए सत्याग्रह क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको अभी वीडियो की शुरुआत में बताया था कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में एक बहुत ही जबरदस्त टेक्निक इजाद की थी, एक बहुत ही बढ़िया मेथड इजाद किया था किसी भी तरह की ऑप्रेसिव रजीम से लड़ने के लिए, कि सत्याग्रह का इस्तेमाल करें। सत्याग्रह बेसिकली होता क्या है, तो ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 1915 में जब गांधी जी भारत आए तो उन्होंने 1.5-2 साल तक किसी भी तरह की भारत की पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लिया, और उन्होंने 1.5-2 साल तक, हालांकि उनका स्वागत बहुत जबरदस्त हुआ भारत के अंदर, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका से एक बहुत ही बड़ी जीत हासिल करके आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सीधे तौर पे किसी भी तरह के पॉलिटिकल इवेंट में हिस्सा लेने के बजाय भारत के लोगों की समस्या को समझना ज्यादा जरूरी समझा। और 1917 में वो पहली बार बिहार गए। बिहार में चंपारण जो एक जिला है, वहां पर उन्होंने जाकर पहली बार किसानों के लिए सत्याग्रह किया। असल में चंपारण के किसानों के ऊपर जबरदस्ती जो प्लांटेशन है वो थोप दिया जा रहा था। प्लांटेशन किस चीज का? इंडिगो प्लांटेशन, यानी कि नील की खेती। देखिए नील की खेती या इंडिगो प्लांटेशन में एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि अगर नील की खेती करते हैं, जमीन है वो बंजर हो जाती है कुछ समय के लिए, और काफी समय तक आप उस पर कुछ उगा नहीं सकते हैं, क्योंकि उसकी जो न्यूट्रिशनल डिमांड है उस फसल की वो बहुत ही ज्यादा होती है मिट्टी से। तो इसीलिए, और लेकिन नील की खेती में फायदा भी बहुत ज्यादा होता है, डाई होता है, नेचुरल डाई होता है नील, इंडिगो। तो फार्मर से जबरदस्ती इंडिगो उगवाया जा रहा था उन खेतों पे, उन जमीनों पे जहां पे वो फूड ग्रेन्स जैसे गेहूं हो गया, अनाज हो गया दूसरे किस्म का, ये सभी चीजें वो उगाया करते थे, और उसी जमीन के ऊपर जबरदस्ती उनसे नील की खेती यानी कि इंडिगो प्लांटेशन करवाया जा रहा था। इससे वहां पे बहुत ही बुरे हालात थे फार्मर्स के। इसीलिए गांधी जी चंपारण बिहार गए और वहां पे उन्होंने फार्मर्स के लिए सत्याग्रह किया। 1917 में ही उसके बाद में वो गुजरात गए। गुजरात के खेड़ा में भी किसानों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, क्योंकि उसी साल वहां पे जबरदस्त क्रॉप फेलियर हुआ था, यानी कि वहां की फसलें जो है वो बर्बाद हो गई थी। फसलें बर्बाद होने की वजह से जो फार्मर्स हैं, जो पीजेंट्स हैं, जो किसान हैं, वो टैक्सेस देने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके पास में टैक्सेस के रूप में देने को कुछ था ही नहीं। इसीलिए वो रेगुलरली गुहार लगा रहे थे ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां की उनसे, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थे। तो खेड़ा गुजरात में भी गांधी जी ने उनके लिए सत्याग्रह किया। उसके बाद में 1918 में गांधी जी गुजरात के अहमदाबाद में गए, और वहां पे उन्होंने जो कॉटन मिल वर्कर्स जो है उनके लिए हड़ताल की, उनके लिए वहां पे भी सत्याग्रह किया। अब मैं आपको सत्याग्रह के बारे में बताऊं तो सत्याग्रह होता है एक मास एजिटेशन। सभी लोग इकट्ठे होकर अपनी आवाज बहुत ही पीसफुल तरीके से, बहुत ही नॉन वायलेंट तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन चाहे जैसा भी बिहेव करे, ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन के सामने से हटते नहीं है, और ना ही किसी तरह के वायलेंट मीन्स को अपनाते हैं, यानी कि किसी भी तरह के हथियार नहीं उठाते हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन हथियार उठाता है तो वो उठाए, अगर वो मारता है तो वो मारे, लेकिन लोग जो है वो किसी भी तरह से ना तो उनके ऊपर हाथ उठाएंगे, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन की आंखों में आंखें डालकर उन्हें अपनी बात मानने पे मजबूर करते थे। और ये बहुत ही कारगर तरीका था। बेसिकली इसके अंदर सच्चाई की ताकत झलकती है इस तरीके में। तो गांधी जी ट्रुथ की पावर में बहुत ही ज्यादा बिलीव करते थे, इसीलिए उन्होंने ये टेक्निक इजाद की। अब हम बात करते हैं काले कानून के बारे में, जिसे रॉलेट एक्ट बोलते हैं। रॉलेट एक्ट जो है 1919 में आया था, और ये ब्लैक लॉ यानी कि काला कानून के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध हुआ उस समय। सर सिडनी रॉलेट कमेटी ने इस रॉलेट एक्ट का पूरा मसौदा तैयार किया था, और जो ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसने 1919 में इसे हरी झंडी दिखा दी थी। इस बिल का बहुत ही पुरजोर विरोध हुआ था, क्योंकि ये बिल था ही कुछ इस तरह का। इस बिल में बेसिकली था क्या कि भाई अगर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को किसी भी पर्सन पे डाउट है तो वो उसे शक के आधार पर गिरफ्तार भी कर सकते हैं, उसे डिटेन कर सकते हैं, वो भी 2 साल के लिए बिना किसी भी तरह की लीगल हेल्प के।
उन्हें किसी भी तरह की, वो जो प्रिजनर है जिसे रॉलेट एक्ट के तहत पकड़ा जाएगा, उसे किसी भी तरह की लीगल हेल्प नहीं मिलेगी। उसी के साथ साथ उसे 2 साल तक डिटेन करके रखा जा सकता है, बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी सुनवाई के। तो ये बहुत ही खतरनाक कानून था। बेसिकली ये भारत के जो लीडर्स हैं उन्हीं के लिए बनाया गया था, ताकि भारत के किसी भी आंदोलन को आसानी से दबाया जा सके। किसी भी आंदोलन की जान उसके लीडर्स होते हैं, अगर लीडर्स को पकड़ लिया जाए तो उस आंदोलन को दबाना बहुत ही ज्यादा आसान होगा। यही था रॉलेट एक्ट। इस रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह भी किया था। एक नेशन वाइड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने लॉन्च किया रॉलेट एक्ट के खिलाफ, और इसमें काफी सारी रैलीज हुई, पूरे देश के अंदर रैलीज हुई। हालांकि पूरा देश पूरी तरह से यूनाइट नहीं हो पाया था तब तक, लेकिन काफी बड़े स्केल के ऊपर पहली बार कोई मोमेंट था जो गया इतना बड़े स्केल के ऊपर। हालांकि ये मोमेंट सक्सेसफुल नहीं रहा, मैं आपको बता दूं, ठीक है। इस मोमेंट के अंदर जो है काफी सारा वायलेंस हो गया था। बहुत से जो लीडर्स हैं उन्हें अरेस्ट किया गया। गांधी जी को दिल्ली में घुसने नहीं दिया गया, दिल्ली में जाने ही नहीं दिया गया, वहां की सभाएं नहीं लेने दी गई, वहां पे रैली नहीं करने दी, किसी तरह का सत्याग्रह नहीं करने दिया। और बहुत ही ब्रूटली जो है ब्रिटिशर्स ने इस मोमेंट को कुचलने की कोशिश की, और इसी ब्रुटैलिटी में उन्होंने एक बहुत ही भारी मिस्टेक भी कर दी। यह मिस्टेक थी जलियांवाला बाग। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक पेंटिंग है जो जलियांवाला बाग की है, और यह बहुत ही दुखद दिन था। 13 अप्रैल 1919 का बहुत ही इनफेमस डे के रूप में इसे देखा जाता है। बेसिकली हुआ यह था क्योंकि रॉलेट एक्ट का जो है बिल आ चुका था, और उस बिल के आने के बाद पूरे देश में उस बिल का विरोध शुरू हो गया था। इस विरोध के चलते अंग्रेजों ने मार्शल लॉ जो है लागू कर दिया अमृतसर के अंदर। अमृतसर में मार्शल लॉ लागू हुआ है। ये ज्यादातर जो विलेजर्स हैं, जो ग्रामीण लोग जो थे, उन्हें इस बारे में पता नहीं था कि मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है अमृतसर के अंदर। मैं आपको बता दूं कि मार्शल लॉ एक तरह का कर्फ्यू होता है जिसमें अगर कोई भी निकलता है तो उसे शूट कर दिया जाता है। ऐसा ब्रिटिशर्स का जो है ये लॉ था, मार्शल लॉ। और किसी को भी सड़कों पे निकलने की इजाजत नहीं होती है, चाहे कारण कुछ भी हो। लोगों को पता नहीं था कि मार्शल लॉ लगा हुआ है। इस मार्शल लॉ को लीड करने का काम किया था, एक तरह से इसको लागू करवाने का काम अमृतसर में दिया गया जनरल डायर को। जनरल डायर एक बहुत ही बेरहम जनरल था ब्रिटिश पुलिस का, और ये बहुत ही खतरनाक आदमी था, ठीक है। इन्होंने एक पूरी रेजिमेंट को अपने साथ में लिया। जनरल डायर ने एक रेजिमेंट को साथ में लिया और साथ में लेकर निकल गए, क्योंकि जनरल डायर को पता लगा कि जलियांवाला बाग में बहुत से लोग इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रामीण लोगों को, विलेजर्स को पता नहीं था कि मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है, और जलियांवाला बाग में बहुत से लोग इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने का कारण था बैसाखी। मैं आपको बताऊं कि 13 अप्रैल के दिन बैसाखी का दिन था। सभी फैमिलीज, बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द, सभी जलियांवाला बाग में आके एक तरह का एक जलसा लगा हुआ था, एक मेला सा लगा हुआ था वहां पे। एक तरफ जो है लोग इकट्ठा होकर अंग्रेजों के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे बेसिकली, क्योंकि वो रॉलेट एक्ट के खिलाफ थे। जैसा कि मैंने बताया कि पूरे देश में रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है बहुत ही जबरदस्त तरीके से रैलीज हो रही थी, और जलियांवाला बाग भी उन्हीं में से एक था। जनरल डायर को जब पता लगा कि जलियांवाला बाग में बहुत से लोग इकट्ठा हुए हैं, तकरीबन 2-2.5 हजार लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे, तो जनरल डायर एक पूरी रेजिमेंट को लेकर वहां पहुंच गया। जलियांवाला बाग में 3-4 एग्जिट्स हैं, उन सभी एग्जिट्स को जनरल डायर ने बंद कर दिया, और उन एग्जिट्स को बंद करके केवल एक एंट्री पॉइंट रखा, जहां पे वो खुद अपनी रेजिमेंट के साथ में खड़ा हो गया, गन ताने लोगों के ऊपर, निहत्थे लोगों के ऊपर। और जनरल डायर ने वहां पर फायर ओपन करने के आदेश दिए, और बहुत से लोग मारे गए। ऑफिशियल रिकॉर्ड बहुत कम है, लेकिन माना जाता है कि तकरीबन 1300 लोग इस जो मैसेकर है, जो ये खून खराबा जनरल डायर ने किया, इसमें तकरीबन 1300 लोग मारे गए थे। ये अनऑफिशियल रिकॉर्ड है। ऑफिशियली ये जो डेटा है वो 300 से 400 डेथ्स के अराउंड का है। तो ये बहुत ही दुखद दिन था, और इस दिन बहुत से लोग मारे गए। ये जलियांवाला बाग रॉलेट एक्ट से बहुत डीपली जुड़ा हुआ है, क्योंकि जलियांवाला बाग में भी रॉलेट एक्ट के खिलाफ ही नारेबाजी चल रही थी। आगे हम बात करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में, जो कि 1920 में गांधी जी ने शुरू किया। जलियांवाला बाग के होने के बाद में गांधी जी ने
जो अपना रॉलेट सत्याग्रह था पूरा वो वापस ले लिया, क्योंकि खून खराबा बहुत ज्यादा हो चुका था और गांधी जी को खून खराबे से बहुत ही ज्यादा नफरत थी और इसीलिए उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह को बंद कर दिया, जो कि बहुत दुखद था। और इस रॉलेट सत्याग्रह के फेलियर से गांधी जी एक बात समझ चुके थे कि भारत में अभी तक पूरी यूनिटी नहीं है, भारत को पूरी तरह से यूनाइट करने की जरूरत थी। यूनाइट का मतलब यह था कि कम्युनल हार्मनी की इंपॉर्टेंस गांधी जी को समझ में आ गई थी। अगर हिंदू और मुसलमान, जो कि दो मेजर कम्युनिटीज थी भारत की उस समय, अगर हिंदू और मुसलमान एक नहीं होंगे तो किसी भी तरह से अंग्रेजों को देश से बाहर नहीं निकाला जा सकता। यह बात गांधी जी समझ गए थे। इसके अलावा गांधी जी ने एक और बात समझ ली थी कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में जड़ पकड़ी है तो सिर्फ हिंदुस्तानियों के कोऑपरेशन की वजह से पकड़ी है। अगर हिंदुस्तानी कोऑपरेट नहीं करते अंग्रेजों को तो अंग्रेज इतनी जबरदस्त तरीके से जड़ नहीं पकड़ पाते। कहने का मतलब यह है कि अगर सिविल सर्विसेज हैं, ब्रिटिश सिविल सर्विसेज हैं, तो उसमें भी हिंदुस्तानी काम कर रहे हैं, टीचर्स हैं वहां पर भी हिंदुस्तानी काम कर रहे हैं, मजदूर से लेकर ठीक ठाक पोस्ट तक हिंदुस्तानियों का पूरा एक तरह से योगदान था अंग्रेजों को, और इसी वजह से अंग्रेज हिंदुस्तान में जमे हुए थे। गांधी जी को यह बात समझ में आ गई थी। तो इन दो बातों को आगे रख के, इन दो बातों को दिमाग में रख के गांधी जी ने एक नया मूवमेंट प्लान किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। दिसंबर में इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हरी झंडी मिल गई कांग्रेस के नागपुर सेशन में, और यहां से शुरू होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देखिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब गांधी जी ने ठीक तरीके से बताया था कि नॉन कॉपरेशन का मतलब है कि पूरी तरह से आपको नॉन कॉपरेशन रखना है, कॉपरेट नहीं करना है। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो अपनी नौकरियां छोड़ दीजिए, और अगर आप नहीं हैं तो भी आप किसी भी तरह से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट नहीं करें, ना तो उन्हें टैक्सेस दें किसी भी तरह के, या उनसे कुछ भी खरीदे ना, किसी भी तरह से उन्हें कोऑपरेट ना करें। कहने का मतलब यह है, यही था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में उन्होंने एक और चीज शामिल की थी, जो पहली चीज मैंने आपको बताई थी, मुसलमान और हिंदुओं की जो यूनिटी है वो बहुत जरूरी थी। और इस यूनिटी को लाने के लिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ में जोड़ लिया था। खिलाफत आंदोलन क्या था ये जानना आपके लिए जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जब एक तबका हार गया था, मतलब आप जानते हैं कि जर्मनी की बहुत जबरदस्त हार हुई थी, और जर्मनी के साथ साथ हारे थे जर्मनी के अलाइज भी, जिनमें ऑटोमन एम्पायर भी शामिल था, टर्की का ऑटोमन एम्पायर जो था उसके राजा हुआ करते थे खलीफा। खलीफा न सिर्फ टर्की के राजा हुआ करते थे बल्कि एक तरह से मुस्लिम धर्मगुरु की पोस्ट भी हुआ करती थी। और जो ट्रीटी हुई थी हारने वाले पार्टी के बीच में और जीतने वाली पार्टी के बीच में, यानी कि ब्रिटिशर्स के बीच में, तो उस पीस ट्रीटी में बहुत ही अलग अलग तरह के सैंक्शंस थोप दिए गए ऑटोमन एम्पायर के ऊपर भी। एक तरह से खलीफा की पोस्ट को लगभग खत्म सा कर दिया गया। इससे दुनिया भर के मुसलमानों में बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, जिनमें हिंदुस्तान भी शामिल था। तो हिंदुस्तान में बहुत मुसलमान हैं और वो इस तरह की चीज से बहुत ही नाखुश थे, और इसीलिए यहां पे शौकत अली जो कि लीडर थे खिलाफत मूवमेंट के, उन्होंने गांधी जी के साथ में मीटिंग करके खिलाफत मूवमेंट को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ में जोड़ दिया। यानी कि अब गांधी जी खिलाफत मूवमेंट में भी मुसलमानों को हेल्प करेंगे। अलग अलग हिस्सों में, भारत के सभी हिस्सों में लगभग नॉन कॉपरेशन लोगों ने करना शुरू कर दिया। यानी कि लोगों ने अपनी नौकरियां, जो सरकारी नौकर जितने भी थे जो भारतीय थे, उन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी। इसके अलावा लोगों ने हर तरीके से बाइकॉट किया ब्रिटिशर्स को, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो ब्रिटिशर्स का लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, सभी को लोगों ने पूरी तरह से बाइकॉट किया, पूरी तरह से इग्नोर किया। यही था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जरूरतमंद बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें ताकि हमारे चैनल के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको जल्द से जल्द मिल जाएं। थैंक यू सो मच।